विधानमंडल में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का पक्ष रखती थी, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस को तज दिया, त्याग दिया। क्यों? अस्मिता को लेकर, सम्मान को लेकर। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ पार्टी इकाई पर अपमान का आरोप लगाने के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्याग दे रही हूं, प्राथमिक सदस्यता का त्याग कर रही हूं, अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। देखिए टीवी स्क्रीन पर कैसे उन्होंने तमाम इल्जामात लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि हां मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं, और वहीं अब मैं कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए, यानी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ रही हूं। अपने और देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो ट्वीट उन्होंने किया है वो भी आप लगातार विस्तार न्यूज में देख रहे हैं। विस्तार न्यूज लगातार आपको पल पल की जानकारी बता रहा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि आदिकाल से यह स्थापित सत्य है कि धर्म और साथ देने वालों का विरोध होता रहा है। हिरण्यकश्यप से लेकर रावण और कंस इसका उदाहरण है। बड़ी बात कही उन्होंने। वर्तमान में प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का कुछ लोग इसी तरह से विरोध कर रहे हैं। राधिका खेड़ा ने इस्तीफा देने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है, सुपर एक्सक्लूसिव विस्तार न्यूज में देखिए। फिर उसके बाद सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा है, जिसके कारण राधिका खेड़ा कह रही हैं कि उनके कारण यह सब कुछ हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम, रामलल्ला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है, और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है। लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रामलल्ला मुझे न्याय ज़रूर देंगे। तो आप सुन रहे थे राधिका खेड़ा को। अब सुनिए सुशील आनंद शुक्ला, जिन पर आरोप लगाते हुए राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने क्या कहा है, जरा उसे भी सुनिए। उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। राधिका जी आपसे लंबे समय तक काम कर रहे थे, आप लोग कई राधिका खेड़ा जी मेरी छोटी बहन के समान थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उस दिन भी कोई अभद्रता नहीं हुई थी। मैं उनका सम्मान करता हूं। उम्र में मैं उनसे बहुत बड़ा हूं, मैं उनसे कम से कम 10 साल का बड़ा हूँ उम्र में। वो मेरी छोटी बहन के समान थी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए तो मैं क्या बात करूँगा। पार्टी ने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने बता दिया। मैं आरोप लगाना नहीं चाहता, सफाई में अपने पार्टी में दे चुका हूँ। अरे उन्होंने आज का जो ट्वीट किया उससे समझ आ गया कि सारी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे किया गया स्क्रिप्ट था, बस। अरे उन्होंने आज का जो ट्वीट किया उससे समझ आ गया कि सारी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे किया गया स्क्रिप्ट था, बस। तो आपने सुना सुशील आनंद शुक्ला को और आपने सुना राधिका खेड़ा को। राधिका खेड़ा कह रही हैं न्याय की लड़ाई है, और सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था। 1 तारीख से ये सारा का सारा बखेड़ा शुरू हुआ था, और सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज ने एक्सक्लूसिव फोटोज, वीडियो सब कुछ दिखाए थे। 2 खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ। हम दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगे। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और धनंजय ठाकुर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रखर प्रवक्ता हैं, और आज पार्टी का पक्ष संकट मोचन बनकर रखने आए हैं। लेकिन धनंजय जी, आपको नहीं लगता कि
बहुत कुछ बिगड़ गया है, अब बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तमाम आरोपों की झड़ी लग गई है। हिरण्यकश्यप न जाने क्या क्या उपाधियों से नवाज दिया गया है। एक बेटी के साथ इतना हद तक आप लोगों ने किया कि उनको खुले पूरे मंच में, पूरे भारत देश में इस तरह से ऐलान करना पड़ गया। देखिए नितेश जी, बड़ा दुख का विषय होता है जब कोई अपने निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए हम सब के आराध्यों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी रामलला जी का जिक्र हुआ, अरे भाई आपको पार्टी छोड़ना था, आप किसी और दल में जाना है तो आप ऐसे चले जाइए। हम सब के आराध्य को सामने करने की क्या आवश्यकता है, इससे समझ में आता है कि उनकी मंशा क्या रही होगी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के रोकता हूं, मुझे रोकना नहीं चाहिए आपको। शुरुआती दौर की बातचीत ही है। 22 साल पार्टी को दिए राधिका खेड़ा ने। 22 साल की पार्टी की मेहनत के कार्यकर्ता के लिए आप ये चीज बोल रहे हैं। अब आप कंटिन्यू करिए। मैं निश्चित तौर पर मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये इस बात को फिर शुरुआत करूंगा, अगर कोई अपने निजी महत्वाकांक्षा के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए कोई जाना चाहता है वो जाए, उसके लिए स्वतंत्रता है। क्योंकि देश में सबको अपने स्वभाव के अनुसार, अपने समय के अनुसार अपने निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं रामलला जी को या अन्य देवी देवताओं के साथ पूजा अर्चना की, उसके चलते मुझे प्रताड़ित किया गया, गलत बात है। ये इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए। जो 22 साल कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, स्वाभाविक सी बात, उन 22 साल के दौरान वो राम जी की पूजा की है, हनुमान जी की पूजा की है, कृष्ण जी की पूजा की है, सभी देवताओं का पूजा की है, सब धर्मों का सम्मान किए हैं। लेकिन उस दौरान इन्होंने बात तो नहीं कही है। और आज अपने स्वार्थ के लिए हम सबके प्रभु श्री राम जी का नाम को आड़ लेकर ये बात करना मुझे लगता है अनुचित होगा, क्योंकि हम सब राम जी के राज्य को आराध्य मानते हैं। वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया। वाणी जी, आप आज तो आपके मुखार बिंदु में मुस्कान की चमकान दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो उत्सव, आनंद, मंगल है। कैसे देख रही हैं आप? या किसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ है इस लिहाज से देख रही हैं आप? विस्तार टीवी के दर्शकों को मेरी नमस्कार। निश्चित रूप से एक महिला, एक बिटिया का जब अपमान होता है तो दिल दहक उठता है। सनातन धर्म का मतलब अगर कांग्रेसी समझे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, सबको समाने वाला, बिना भेदभाव का। ये कितने विरोधी हैं सनातन धर्म के, हमारी रीत संस्कृति के, ये कुछ दिनों में बहुत स्पष्ट हो गया है। और उसमें फिर ये बोलना कि महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई थी, तो 22 साल पुराना कार्यकर्ता जब गुहार लगाता है, उस तुलना करता है वो रावण और कंस से, और वो अपनी 22 साल की जो मेहनत है, जो उसने अपनी पूरी कार्यकाल दिया है अपनी पार्टी को, वो इतनी गुहार लगाए, इतना फूट फूट कर रोए, ये सिर्फ एक जगह से नहीं दिखा है हमें। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्य प्रवक्ता, ये तो हम तो सुनते ही आ रहे हैं पिछले कुछ विगत दिनों में। और ये मुझे लगता है कि कांग्रेसी संस्कृति है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आप देखिए ना, इनके जो दिग्गज नेता हैं वो भी बोलने में चूकते नहीं है। मातृशक्ति का अपमान करने में किसी को कोई लाज लज्जा नहीं है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, जित्तू पटवारी हो। ये किस टाइप के लोग हैं? ये तो ट्रिपल तलाक भी वापस लेना चाहते थे। तो नो, ये हमारे शुभचिंतक। ठीक है वाणी जी, मैं आपके पास आऊंगा। धनंजय जी, 5 दिन हो गए हैं, 1 तारीख से ये चीज शुरू हुई थी, 1-to-1 चर्चा हुई, और जब राधिका खेड़ा इतनी मुखर थी, मामला संगीन था, स्क्रिप्टेड तो नहीं लग रहा है, क्योंकि राधिका खेड़ा ने खुद से तो अपना वीडियो बनाकर वायरल किया नहीं है। अगर किया हो तो आप उसे भी रख दीजिए कि हाँ उनके इस आदमी ने किया था। आपको नहीं लगता कि 5 दिन, लगभग हफ्ते भर का समय पर्याप्त होता है कार्रवाई के लिए? या आपकी प्रणाली इतनी धीमी है कि 1 हफ्ते तक आपके इतने बड़े प्रवक्ता के साथ, जो आपके मेहमान के रूप में आपकी रायपुर राजधानी में पहुंची थी, उनके साथ ये सब कुछ हो गया और आप मौन होकर देखते रह गए? देखिए, पहली बात तो मुझे उस बात से आपत्ति है कि आपने जो कहा कि उनके साथ जो अभद्रता हुआ है। मैं आपके पूरी जिम्मेदारी के साथ एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राधिका जी के साथ मैंने काम किया है, इस वजह से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ उनके साथ किसी प्रकार से कोई अभद्रता कांग्रेस भवन में नहीं हुई। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 5 दिन हुआ, जो चिल्ला कर रो रही थी कांग्रेस कार्यालय में, चिल्ला कर फूट कर रो रही थी, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड आपके लिहाज से है?
अगर कोई अभद्रता नहीं हुई थी तो दीपक बैज 1-to-1 चर्चा जो करने के लिए बैठे थे वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था, या जो उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने आला कमान तक पहुंचाई, सब कुछ स्क्रिप्टेड था? अगर कुछ भी ऐसी अभद्रता नहीं हुई है जिसका वो आरोप लगा रही हैं। नीतीश जी, आपका और कोई एक दो और सवाल हो तो बोल लीजिएगा, तो फिर मैं एक साथ जवाब दे दूंगा। बोलिए क्योंकि आप बोलने नहीं देंगे, सवाल दागेंगे तो जवाब कैसे आएगा जनता के बीच में? नहीं, बोलिए मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से कुछ बातें जो हुई है कुछ काम को लेकर, उस पर निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी संज्ञान लिया और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी संज्ञान उसमें लिया गया, और प्रदेश जी ने दोनों पक्षों को बुलाकर चर्चा की, और जो एआईसीसी का निर्देश था उसके अनुसार उस पत्र को एआईसीसी को सारे जो जानकारी जो इकट्ठा हुई है भेज दिया गया था। अब उसके बाद ये तो समझ में आता है ना कि जिस प्रकार से आज अचानक इस्तीफा दिए हैं राधिका जी और जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का माहौल था उसको खराब करने कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र यहाँ पे किसी के द्वारा रचा गया था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जो हर वर्ग के साथ न्याय करती है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है कि मणिपुर में बेटियां को निवस्त कर घुमाया जाए तो देश के प्रधानमंत्री मौन रहे। जहां पे आप देखेंगे देवगौड़ा के पोते के ऊपर जब 400 से अधिक महिलाओं से दुराचार के आरोप लगते हैं, असली वीडियो बनाने के आरोप लगते हैं, तब नरेंद्र मोदी मौन रहते, भाजपा टिकट देती है। हमारे संस्कार में नहीं है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ बातें हुई थी, उस बात पार्टी के संज्ञान में था, दोनों पक्षों से चर्चा हुई, उनसे जानकारी आया, एआईसीसी निर्णय भेजा गया था। इंतजार तो कर लेते एआईसीसी पे क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें राधिका जी के ट्वीट से, उनके इस्तीफा के जो लिखे गए जो धनंजय जी, आप शब्द कह रहे हैं ऐसा, मैं पर्सनली मैं इस चीज को लेकर नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको लेकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप अगर जैसा कह रहे हैं वो दावे वादे दिखाई नहीं दे रहे हैं पार्टी स्तर में। अगर महिला हितों की बात की जाए, महिला सम्मान की बात की जाए, आप बात तो करते हैं, लेकिन यही मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं इमरती देवी का रस निकल गया है। खुद 2 दिन बाद आकर माफी मांगते हैं। इतना बड़ा राज्य और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की धारा तो 2000 तक एक ही थी, तो कहां से सम्मान, कहां है वो सम्मान? तो कोई अचरज है क्या आपको कि अगर असम्मान हो सकता है इनका, तो कोई आश्चर्य है, या इसमें भी आप कोई काउंटर देना चाहते हैं? आपके सामने ताजा उदाहरण दे रहा हूं, 3 दिन पहले का, सामने कहा गया कि रस निकल गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, 2 दिन बाद माफी मांगते हुए दिखाई दी है। देखिए, अगर जीतू पटवारी जी को लगा कि कहीं कुछ गलत हो गया, उन्होंने खेद प्रकट कर दिया। यही तो बड़प्पन होता है ना, कि हमसे कोई गलती हुई, हम चूक हुई, हमसे खेद प्रकट कर देते हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने खेद प्रकट किया क्या जब कांग्रेस के जो सांसद के लिए जो सुर्पनखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात की, मोदी जी ने क्या उसमें खेद प्रकट किए हैं क्या? ठीक है, कुछ बातें बहरहाल सुशील आनंद शुक्ला भी खेद क्या प्रकट कर सकते थे, ये भी विषय के साथ में आऊंगा, लेकिन मेरे साथ अहलूवालिया जी जुड़ी हुई हैं। अहलूवालिया जी कह रहे हैं सब कुछ स्क्रिप्टेड है, आप लोगों ने सब कुछ सुनियोजित कराया है। क्या सेटिंग है भैया, जरा हमें भी बता दीजिए, विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए कि क्या समझौता हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ? भाई साहब, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कांग्रेस सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से चलती है। मणिपुर का जो वीडियो था वो 3-4 महीने पुराना था, उसको विधानसभा चुनाव के वक्त इन्होंने छेड़ा। कर्नाटक का जो किस्सा है वो भी इन्होंने मौका देख के, इन्होंने समय से पहले नहीं उसको लीक किया। वो वीडियो इनके पास 2-3 महीने था, वहां कर्नाटक की सरकार थी, ये लोग उचित कार्रवाई कर सकते थे, वहां कोई हमने बेड़ियां नहीं बांधी हुई थी। कर्नाटक सरकार उस व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसको हिरासत में लेकर उचित दंड की कार्रवाई पहले भी कर सकता था, पर नहीं किया, क्योंकि वहां जिस क्षेत्र से चुनाव होना था, इन व्यक्ति की संख्या, वहां पे जनगणना के अनुसार इन्होंने उसको मैनिपुलेट किया। कर्नाटक में जिस पार्षद की बिटिया की हत्या हुई लव जिहाद के तहत, क्या किया? ये दोगुली पॉलिटिक्स है, ये दोहरे मापदंड है, इनके चेहरे भी दो है। आज ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ये ऐसी दागी पार्टी हो गई है जो कि देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध और समाज को बांटने में काम कर रही है। ये किसी के साथ देने लायक नहीं है। ये क्यों? ये अपनी चीजें तो बात करें। अहलूवालिया जी, बिल्कुल, चूंकि ये बात बड़ी है, मुद्दा बड़ा है, तो इसके सियासी पहलू भी बहुत बड़े होंगे। अमूमन धनंजय जी इस तरह से शांत नजर आते नहीं हैं, लेकिन आज धनंजय जी शांत नजर आ रहे हैं। चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि 2 दिन बाद चुनाव है। धनंजय जी, आपको नहीं लगता 7 सीटों पर मतदान है? शाम के 6:15 हो गए हैं। ठीक 15 मिनट पहले चुनाव का जो प्रचार है, सामूहिक प्रचार थम गया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग है, और अब
अब ऐसी टाइमिंग पर यह चीज हुई है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है? नहीं नहीं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ये पर्दाफाश हो गया कि बीते 4 दिन से जो पटकथा लिखी जा रही थी, जो षड्यंत्र रचा जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ 11 लोकसभा सीटों में किस प्रकार से कांटे की टक्कर दे रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता किस प्रकार से धरातल पर मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत पर पानी फेरने का जो षड्यंत्र रचा गया था ना, उसका पर्दाफाश हो गया और छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई। जैसे कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप थे, जिस प्रकार से देवगौड़ा का प्रकरण सामने आया, जिस प्रकार से बृजभूषण सिंह का प्रकरण सामने आया, तो ये तो समझ में आता है ना। और मैं तो कह रहा हूँ, चाहे गौरव वल्लभ जी हो या आचार्य जी हो, अभी राधिका जी हो, इन सब का बयान आप निकाल लीजिए। ऐसा लगता है कि धनंजय जी, बयान उसी किसी चीज एक राइटर से की लिखाया आखिर गया आप है, भी आ गए तो ना समझ उसी में तो पार्टी आता है लाइन ना। में। आप महिला हितों की जब बात कर रहे थे, जब कुश्ती वाले केस में महिलाओं के हित के लिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन जब आप पर बात आई तब आप भी खामोश हो गए, आप भी मौन हो गए, आपने भी जांच का हवाला दे दिया। और साथ नहीं, ही बात गलत बात आपकी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं, गलत बात? यही कांग्रेस चीज, पार्टी खामोश नहीं होती है। हाँ, तो 5 कांग्रेस दिन हो पार्टी गए, खामोश मुझे नहीं तो थी। कोई कांग्रेस पार्टी ने 5 दोनों दिन हो पक्षों गए, की मुझे बात तो सुनने कोई काम किया है, आईसीसी के निर्देश पर पालन हुआ है, लेकिन राधिका जी को थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए था। राधिका जी से आपकी कोई बातचीत हुई थी धनंजय जी? कोई समझाइश दी थी आपने? निश्चित तौर पर राधिका जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं मेरे से की थी इस संदर्भ में। अगर आप चाहें, जो हुआ था और अगर आप चाहें फोरम कोई में बात चीजें रखने की बात हुई थी पार्टी। जी, अगर आप चाहें साझा कर सकते हैं कि आपसे उन्होंने दुख में क्या कहा था, गम में क्या कहा था, आपने क्या नहीं, समझाया? व्यक्तिगत चर्चाओं को साझा करना हम लोग के ठीक है, व्यक्तिगत रोकना चर्चा चाहूंगा आप दोनों, व्यक्तिगत अहलूवालिया चर्चा को जी हम और धनंजय जी, रोकना चाहूंगा और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आ गई है, राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। बहन राधिका खेड़ा को न्याय नहीं मिलना पीड़ादायक है। दुखद बात है कि इस मामले में प्रियंका गांधी भी मौन है। ओपी चौधरी ने कहा है, केवल महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए दिखावा था। भूपेश बघेल भी धृतराष्ट्र की भांति आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। ओपी चौधरी ने कहा है, रामलला पर आपका भरोसा, आपको जरूर न्याय दिलाएगा, ऐसा ओपी चौधरी ने लिख दिया है। और ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं, करीबी हैं, केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, इसके करीबी भी हैं। उन्होंने राधिका खेड़ा के ट्वीट को कोट किया है और ये जो बयान उन्होंने लिखा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। धनंजय जी और वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा ग्राउंड जीरो से। रवि, ओपी चौधरी ने ट्वीट कर दिया है, कुछ संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि विस्तार न्यूज सबसे आगे नजर रखता है, आगे की देखता है, क्या कुछ समीकरण दिखाई दे रहे हैं? 2 दिन बचे भारतीय जनता पार्टी में जाने की गुंजाइश। नितेश, इसमें 2 बड़ी समीकरण है जिसको समझना और समझाना जरूरी है। सबसे पहले तो भगवान राम लला के शरण में न्याय मिलेगा और राधिका खेड़ा भी ये लगातार कह रही थी कि भगवान राम के शरण में जाऊंगी, न्याय की आखिरी उम्मीद उनके लिए वही है, तो उनके बीजेपी में जाने की संभावनाएं बढ़ गई है। और दूसरी बात, बहन की तर्ज पर उन्होंने संबोधित किया ओपी चौधरी ने, तो ये एक तरफ से स्वागत का भी एक कड़ी माना जा सकता है कि आपको बीजेपी में स्वागत है। और एक और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि प्रियंका गांधी मौन है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धृतराष्ट्र की भांति आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। तो ये दोनों पॉइंट को भी समझिए। दोनों पॉइंट, बहन का जो कोर्ट हो रहा है, क्लैश हो रहा है और राम से क्लैश हो रहा है। अहलूवालिया जी जुड़ी हुई हैं। अहलूवालिया जी, भारतीय जनता पार्टी में अगर आ जाती हैं तो आप सब भूल जाएंगे? राम विचार नेताओं को उन्होंने रावण कहा था, प्रधानमंत्री मोदी पर भी टिप्पणी की थी, बड़ी तल्ख टिप्पणियां की थी, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। क्या विचार परिवर्तन के नाम से फिर एक बड़े चेहरे को शामिल किया जाएगा या फिर होल्ड किया जाएगा? जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, इसका जो संज्ञान है और इसका निर्णय वो लेंगे। पर एक अगर महिला के नाते मैं सोचूं कि कोई प्रताड़ित होकर मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजाएगा तो मैं निश्चित रूप से उसको पहले मदद करने जाऊंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम सुरक्षित हैं, हमें सम्मान मिलता है और प्रधानमंत्री का ये प्रथम कर्तव्य बना है कि उन्होंने मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए कोई आसार, कोई प्रयास नहीं छोड़े। 33% आरक्षण उन्होंने अब जाके जो घोषणा की थी वो सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मातृशक्ति
हमारे देश में पूजनीय है, शक्ति का स्वरूप देते हैं। और कांग्रेस के तो वरिष्ठ राहुल जी तो शक्ति ही के विरोध कर रहे हैं काम। मैं तो अभी पूछना चाहती हूं कि अगर ये इतने सनातन के उपासक थे तो प्रियंका जी ने अभी तक इस बिटिया को क्यों नहीं जवाब दिया, इसकी पीड़ा पर क्यों नहीं उन्होंने संज्ञान लिया पूरे मामले का? आपकी शांति चिंता का क्यों है? जवाब धनंजय जी से ले लेते हैं। धनंजय जी, चिंता जाहिर की है अहलुवालिया जी ने। निश्चित तौर पर सीनियर लीडर हैं अहलुवालिया जी और उनका महिलाओं को लेकर चिंता जायज है। पर मैं अहलुवालिया जी से पूछना चाहता हूं, जब मणिपुर में बेटियों को निवस्त कर घुमाया गया तब क्या अहलुवालिया जी को चिंता नहीं हुई? जब वो नरेंद्र वीडियो मोदी जी आपने ने 3 महीने देवगौड़ा अपने के पास पोते जिस रखा पर और फिर 400 आपने महिलाओं के दिया। साथ दुराचार तो के आरोप लगे तब महिलाओं उनको के चिंता ऊपर नहीं हुई। राजनीति, सुन लीजिए ना, गंदी, ओछी सुन लीजिए ना, राजनीति आपने की। सुन लीजिए ना। अरे वो भी महिला है, वो भी महिला है, और वो भी लेकिन महिला है ओछी जिनको 400 के राजनीति सिलेंडर भारतीय नरेंद्र जनता मोदी पार्टी ने 1100 में नहीं की भेज रहे भाई हैं, साहब। और वो भी महिला है 1.5 करोड़ महिला जिनसे काम छीनने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और वो भी इंदौर की हमारी ताई महिला है जो भाजपा सरकार के जो करतूत पर उनका एक खबर में पढ़ा था कि भाजपा के कल्चर नहीं है। तो महिलाएं तो सभी हैं वाला जी, आप भी मातृशक्ति हैं, और मातृशक्ति को निर्वस्त करके मणिपुर में घुमाया गया तब आपका कोई जवाब नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी सूट बूट पहनकर घूम रहे थे। मातृशक्ति वो भी है 400 महिलाएं जिनसे दुराचार होता है, जिसको भाजपा ने गठबंधन करके सरकार बनाती है। तो महिला महिला में भेद करना ये उचित नहीं होगा। हम इलेक्शन के समय पे के साथ यही चीज आपने दक्षिण भारत में की, यही चीज आप करते आए हैं। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर दोनों पक्षों से बात हुई थी। जो मामला आईसीसी में गया हुआ है तो कम से कम राधिका जी के इंतजार कर लेना था। और आप महिलाओं की चिंता कर रहे हैं तो महिला में भेदभाव ना करिए। मणिपुर की बेटी भी हमारी बेटी है और जो दुराचार हुआ वो भी हमारी बहन है। तब आपको नहीं लगा कि उनके विषय में बोलना चाहिए? तब नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी जी को उस पर सवाल के जवाब देना चाहिए? जब वहां पे ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जब बेटियां पहलवान बेटियां धरना दे रही थी तब कहां थे जेपी नड्डा जी? क्यों वहां थे नरेंद्र मोदी जी? क्या वो बेटियां नहीं है? मतलब भारतीय जनता पार्टी पहाड़ा बना के ना यूज करे। जैसे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ना, ये ना तो बेटियों के साथ में है, ना युवाओं के साथ में है, ना मजदूरों के साथ में है, ना किसानों के साथ में है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोगों का उपयोग करते हैं। अगर चिंता होती तो तत्काल मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाया जाना था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ठीक ना है, सदन में ठीक जवाब है। दे पाए, ना कोई कार्रवाई कर पाए। यही चिंता तो हमारी भी है धनंजय जी, कि जब जो सारी बातें हुई, जो सारी चीजें हुई, उसके बाद भी सुशील आनंद शुक्ला से किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा राधिका खेड़ा कह रही हैं। इतना क्या आपने बुरा कर दिया धनंजय ठाकुर जी की 22 साल के रिश्ते के बाद राधिका खेड़ा आपको हिरण्यकश्यप, कंस, रावण जैसी उपाधियों के साथ विभूति कर रही हैं। तमाम पूरा कंस, रावण, मामा के साथ जितने भी रिश्ते वो तार तार हो गए। यही तो मैं पूछना चाहता हूं, 22 साल तक जिस पार्टी में राधिका खेड़ा जी रहे, जहां उनको नाम मिला, सम्मान मिला, ऐसी उनकी क्या मजबूरी आ गई जब छत्तीसगढ़ में उनको प्रभारी बनाकर भेजा गया दिल्ली से? और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। मेरे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर मेरे सर्वोच्च नेता कांग्रेस के पक्ष में खड़े हुए हैं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, जनता खड़ी हुई है, तब उसे पलीता डालने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका जवाब राधिका जी को देना चाहिए। आज भी मैं राधिका जी का उतना ही सम्मान करता हूं, पार्टी छोड़ने के बाद भी। कल वो जहां भी जाएगी उसके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज भी मेरे उनके बहन भाई का संबंध है, कल भी मेरे बहन भाई का संबंध रहेगा, लेकिन उन्हें किसी भी भारतीय जनता धनंजय जी, आप क्या चाह रहे हैं कि राधिका खेड़ा इसी तरीके से असम्मान सहती रहती? उन्होंने एक बार नहीं कहा, जो उनका वीडियो वायरल हुआ है उसमें बार बार सुनाई दे रहा है साफ साफ कि जैसे ही मैं बात करती हूं ये व्यक्ति मेरे ऊपर झल्ला उठता है। तो ये विधानसभा चुनाव से राधिका खेड़ा डटी हुई है। मैं लगातार देख रहा हूं, उनके साथ बातचीत भी हो रही है। विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक लगभग 4 महीने तक मॉनिटरिंग में वो हैं, कहीं ना कहीं आ रही जा रही हैं, लगातार यहां की राजनीति में वो जिम्मेदारी निर्वहन कर रही। तो आप क्या चाहते थे, 4 महीने 5 महीने और यही चीज चलती रहती? देखिए नितेश जी, मुझे लगता है कि आपको पूरे संदर्भ में जो मैं जवाब दिया उसको विश्लेषण करना चाहिए। राधिका खेड़ा जी 4 महीने से नहीं, लगभग 7 साल से प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी बनकर आ रही हैं और अभी भी वो लगातार रही है। हमारे से उनसे बात हुई है और ऐसी कोई बात नहीं हुई जब महिलाओं के मान या अपमान की बात होती। मैं इस बात को कहता हूं कि उस विषय में नोक झोंक हुआ है, कुछ बातों में जरूर
हमारे बीच में बातें हुई होगी, उसको भी पार्टी ने संज्ञान में लिया है। लेकिन ये पूछता हूं ना, जब छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट के कांग्रेस का पक्ष तो मजबूत हुआ धनंजय है, जी हमारी किस तरह की वो नोकझोंक थी, अगर आप बताना चाहें किस तरह की? क्या वही नोकझोंक इतनी बड़ी हो गई जो सामने निकल कर आ गई? अब तो वो आपकी पार्टी में रही भी नहीं, किस तरह की नोकझोंक हो गई? उन्होंने तो जो आरोप लगाए हैं बहुत सारे लगा दिए हैं, तो वो आरोप भी कम से कम स्पष्ट होने चाहिए पब्लिक फोरम में। आप तो प्रखर प्रवक्ता है धनंजय जी। सबसे आसान काम होता है इल्जाम लगा देना। हाँ। सबसे आसान काम होता है इल्जाम लगा देना। जहां पे 4, 6, 8 लोग बैठे हुए हैं, वहां का इस प्रकार ठीक है। से अहलूवालिया जी आप कैसे देखती हैं? इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ इल्जाम है। मुझे ऐसे लगता है जो लोग कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। रही बात, ये पुरानी आदत है कांग्रेस की महिलाओं की प्रताड़ना पे राजनीति करना, उनके वीडियोस 2-3 महीने अपनी जेब में रखना और फिर मौका फरस्त होकर उसको लीक करना, उस पर राजनीति करना। और अभी भी आप देखते जाइए विगत दिनों में जो कांग्रेस प्रताड़ना के कारण वो दादियों के, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो इनके शीर्ष नेतृत्व से हो, चाहे वो इनके प्रवक्ता हो, 4 दिन की है, 4 महीने की नहीं है, इनकी 4 महीना जो हमारे मन के मुताबिक नहीं नरेंद्र मोदी जी काम मौन किया थे, या ना 4 महीने बोला पुराना मामला या था उसका मणिपुर बिहेवियर नहीं का, रहा, जेपी नड्डा जी मौन थे। अरे 4 महीने धनंजय जी पुराना कम से मामला कम आप ये तो स्वीकार रहे हैं, अगर आप सामने वाली पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तो आप भी मौन हैं, आप भी उसी डिफरेंशिएशन की जिसकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। कम से कम ये तो मान लीजिए कि आप कह रहे हैं, आप जिस चीजों को लेकर आप नारी न्याय की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, और आज 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकला। प्रदेश आपके जो प्रदेश प्रभारी जिन्हें सौंपी गई है कमान, वो आते हैं सचिन पायलट और कह देते मुझे जानकारी ही नहीं है। राधिका खेड़ा का मुद्दा जिसका ट्वीट हो जाता है, पूरे प्रदेश को पता चल जाता है, सचिन पायलट जी कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है। ऐसा ये भी तो हो रहा है, जरा इसे भी तो नजरअंदाज मत करिए। भाई साहब, अगर इलेक्शंस के माहौल में ये जो इनकी रणनीति है, ये पूरा जो ये महिला को इस्तेमाल करके ये राजनीति करते हैं, उस पे मुद्दे बनाते हैं, इन पे इतनी उल्टी पड़ने वाली है ये बिल्कुल। महिलाओं के धनंजय सम्मान जी को सर्वप्रथम कुछ समय का वक्त बाकी है। धनंजय जी एक चीज, धनंजय जी एक चीज, ठीक है चलिए अभी बात की जनता और महिला समझ गई, ठीक है भारतीय जनता पार्टी का अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से इधर चले जाते हैं। जिस प्रकार से धनंजय जी मोदी जी मौन है, जेपी नड्डा जी मौन है, इनको देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। नारी न्याय की आपने 8,333 रुपए देने की बात की, और आपके जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं वो आते हैं और 24 घंटे तक उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती है। उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है, उन्हें कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है। तो क्या आपके बीच में जो बैठे हुए लोग हैं जो संचार करते हैं वो उन तक संचार ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं? सक्रियता तो आपकी वहीं से समझ में आ रही। तो कुछ चूक तो हुई है, कुछ मिसकम्युनिकेशन तो हुआ है, ये मानते हैं आप? और बातचीत हो सकती थी, बातें बेहतर हो सकती थी। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद हमारे प्रदेश कांग्रेस के दीपक भाई जी दोनों पक्षों से चर्चा की, जो वहां मौजूद थे उस घटना के दौरान उनसे भी चर्चा की। तो एआईसीसी के पास जो पत्र भेजा गया है उसका तो इंतजार कर लेती राधिका जी को अगर इस्तीफा ही देना था तो पहले दे देते, फिर इतने सारे नौटंकी की आवश्यकता भी नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूं, हर पार्टी में नोकझोंक होता है, कुछ बैठक के दौरान कुछ बातें ऐसी हो जाती जो हो सकता है आप और हमारे विचार के खिलाफ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी के खिलाफ लेकिन जब 10 विधायक आपके पूर्व विधायक जिनकी टिकट कटती है वो सिर्फ बंद कमरे में बैठक कर देते हैं, तो मलकीत सिंह गैदू आदेश निकाल देते हैं, हटा दिया जाता है। बृहस्पति सिंह छोटी टिप्पणी कर देते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपकी अपील स्वागत योग्य है और आपने जो बातें कही वो स्वागत योग्य है। अहलूवालिया जी आपकी अंतिम प्रक्रिया चाहूंगा, फिर उसके बाद आप दोनों से विदा लेंगे। मेरे काबिल प्रवक्ता ने एक शब्द बहुत अच्छा बोल दिया, नौटंकी। तो उन्होंने ये सब जितने कृत हैं कांग्रेसी नेताओं के, शीर्ष नेतृत्व के और प्रताड़ना के, ये नौटंकी शब्द दे दिया है उन्होंने।
ठीक है तो वाणी उससे जी, हम और आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाता है ठीक है वाणी जी, महिला सम्मान इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है वाणी नौटंकी जी, तो नरेंद्र मोदी आपके जी कर ये रहे हैं। वक्त देखने महिला वाला शक्ति भी की होगा बात करते हैं, कि बलात्कार आप को लोगों देते के भी हैं, नेता का नौटंकी तो सम्मान भाजपा क्या की तरफ रहेगा। करते हैं। बड़ी बड़ी टिप्पणियां की है राधिका खेड़ा ने, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वाणी जी और धनंजय जी, आप दोनों ने बेबाकी से अपनी बात रखी, विस्तार न्यूज के साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस्तर से अच्छी खबर आई है, बहुत अच्छी खबर आई है। दंतेवाड़ा में 100 से अधिक नक्सल संगठन से जुड़े नक्सली सरेंडर कर चुके हैं अब तक। अभी क्या हुआ है, अभी 3 इनामी नक्सलियों समेत 35 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सहयोगी का रुख करेंगे। बस्तर में जवानों को हथियार से सफलता लगातार मिल ही रही थी, लेकिन अब जवानों और सरकार की अपील का भी असर देखने को मिल रहा है। यहां भारी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में 3 इनामी नक्सलियों समेत कुल 35 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। लोन वर्राटू अभियान यानी घर वापसी के तहत दंतेवाड़ा एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के सामने इन सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस मौके पर दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने कहा है कि लगातार मुठभेड़ से घबराकर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जिला पुलिस दंतेवाड़ा के समक्ष 35 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 3 1-1 लाख के इनामी माओवादी भी हैं। ये जो माओवादी हैं ये भैरमगढ़, मलंगीर और कटे कल्याण एरिया के कमेटी में सक्रिय थे और नक्सली बंद, रोड काटना, विरोध करना, पेड़ काटना, बैनर पोस्टर लगाना और ऐसे अन्य जैसी घटनाओं में शामिल थे। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 35 आत्मसमर्पित जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है हमारे पास, उसमें विशेष योगदान में 111 बटालियन सीआरपीएफ, आरएफटी सीआरपीएफ और डीआरजी का विशेष योगदान रहा है, जिसमें हमें लगभग 35 आत्मसमर्पित माओवादियों ने समर्पण किया है। बता दें कि बीते 2 महीने में दंतेवाड़ा में 100 से अधिक नक्सल संगठन से जुड़े नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सरकार और प्रशासन के लिए ये आंकड़े काफी राहत देने वाले हैं। इसके अलावा नक्सलियों का सर्च ऑपरेशन कर सफाया भी लगातार किया जा रहा है। अगर ये सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सलियों के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोन वर्राटू अभियान इसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको जरा बताया जाए कि छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में कौन कौन से दिग्गज दम भर चुके हैं। पहले शुरू करेंगे सत्ताधारी दल बीजेपी से। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया। ये तो थे बीजेपी के स्टार प्रचारक। अब जरा कांग्रेस पार्टी की भी बात कर ली जाए। कांग्रेस पार्टी के भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट कुछ कम नहीं है। सांसद राहुल गांधी ने 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी 2 बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची। पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया। छत्तीसगढ़ में इस बार के लोकसभा चुनाव में बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है। पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे से साफ जाहिर होता है कि दल किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी है जिसे अपनी साख बचानी है, तो वहीं दूसरी ओर पंजे के निशान को वापस अपनी पैठ जमानी है। लेकिन 24 के चुनाव में बाजी कौन मारेगा, फिलहाल इस पर 4 जून तक सस्पेंस बरकरार रहेगा।
तो चुनावी समर में स्टार प्रचारकों का लगातार दौरा हुआ और कौन किसके कब कहां दौरे हुए ये भी जानकारी आपको हमने बताई है। आगे बढ़ेंगे और बिलासपुर चलेंगे, जहां बिलासपुर जिले से कांग्रेस में अंतरकलह की घटना सामने आई है। कांग्रेस के अंदर लेटर बम फूटा है। बिलासपुर में रतनपुर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रमेश सूर्य ने कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव की शिकायत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस से की है।
चुनाव की अप्रत्याशित हार के बाद सिंधिया तब कांग्रेस में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली है। इस बार के चुनाव का प्रचार और प्रसार कुछ अलग दिखाई दे रहा है। राज परिवार जमीन पर उतरा है। देखिए। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह चुनाव बेहद अलग और अहम है। वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह 6वां चुनाव है, लेकिन भाजपा के टिकट पर वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर सिंधिया धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा सुर्खियों में उनका परिवार है। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे और बेटे महाआर्यमन भी प्रचार कर रहे हैं। जनता से पूरे इमोशनल तरीके से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये मैंने जैसे कहा ये हमारे दिल से आता है। लोगों के बीच में बैठना, समय बिताना, ये चीज़ जो है दिल से आना चाहिए। ये एक रोजगार की तरह नहीं देखना चाहिए आपको। वैसे आप जानते हैं कि मेरा जो फोकस है मेरे स्टार्टअप पे है, लेकिन उसके साथ साथ इस परिवार के साथ साथ कोई कई और जिम्मेदारी भी आती हैं। हमने सालों से, पीढ़ियों से वादा किया है और कसम खाई है कि हम अपनी जनता की रक्षा करेंगे। हर एक वोटर को पता है कि ये परिवार का रिश्ता कितना पुराना है और ये रिश्ता कभी भी पार्टी या कभी भी किसी जाति या ऐसे मुद्दों पे कभी यहाँ काम नहीं किया है। और कई हम लोग आने की बात, हम लोग आते रहते हैं यहाँ। चुनाव के दौरान में आप लोग हमें थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, यही फ़र्क है। बता दें कि अब तक के 18 लोकसभा चुनावों में से 14 बार गुना लोकसभा सीट सिंधिया परिवार के पास रही है, लेकिन 2019 के चुनाव की अप्रत्याशित हार से ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है। इस बार उनके चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में काफी बदलाव आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चुनाव में अपने परिवार को फ्रंट फुट पर रखा है। इसके साथ ही 40 से 42 डिग्री तापमान में उनकी गाड़ी कहीं भी रुक जाती है और वो महिलाओं के साथ ही बच्चों के बीच में चले जाते हैं। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन सभी प्रयासों से कितना प्रतिफल मिलता है। कहते हैं या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, हारते नहीं हैं, और इसका परिचायक बन गए हैं इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सारी खबरें बतानी है, तमाम जिलों पर जाना है। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट चलते हैं, जहां मुरैना श्योपुर लोकसभा से बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग को लीगल नोटिस मिला है। मुरैना श्योपुर जहां बीएसपी त्रिकोणीय त्रिशंकु मुकाबला बनाते हुए दिखाई दे रही थी। यह घटना मध्य प्रदेश के शहडोल की है, जहां रेत माफियाओं के आतंक से पुलिसकर्मी की जान चली गई। हद तो तब हो गई जब उसके ही सरकारी सिस्टम ने उसकी आत्मा को किलपा दिया। दरअसल एएसआई महेंद्र बागरी अवैध रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर शहडोल गए थे। इसी दौरान सामने से आ रहे अवैध रेत के ट्रैक्टर को जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो रेत माफिया ने ट्रैक्टर एएसआई पर चढ़ा दिया और खुद गाड़ी से कूद गया। घटना ब्योहारी थाना क्षेत्र के बड़ौली ग्राम की है। इस पूरे प्रकरण में जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है और जो उसके साथ एक पायलटिंग कर रहा था इनकी देखरेख के लिए,
इसमें मुकदमा कायम हुआ है और जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है उसके विरुद्ध धारा 302, 34 और खनिज अधिनियम इनके अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ है। तीसरा आरोपी जो मालिक है इस ट्रैक्टर ट्रॉली का वो फरार है, जिस पर मेरे द्वारा 30,000 के नाम घोषित किया गया है। बर्बरता की हद तो तब हो गई जब एएसआई महेंद्र बागरी की मौत के बाद उसके अपने ही सरकारी सिस्टम ने उसके साथ अमानवीयता कर दी। जब उनका शव पोस्टमार्टम के लिए ब्यौहारी के सिविल अस्पताल लाया गया तो यहाँ बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ एएसआई के शव को अस्पताल के एक कोने में बनी मर्चरी में खुले में ही जमीन पर रखकर पोस्टमार्टम किया गया। शहडोल में एएसआई की मौत के बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक्शन में है। एएसआई की हत्या के आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद उनके अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। 3 आरोपियों में राज रावत कोल और आशुतोष सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल, एएसआई की जान के जिम्मेदार रेत माफियाओं पर कब नकेल लगेगी? बड़ा सवाल कि आखिर माफियाओं के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया, लेकिन ब्यौहारी सिविल अस्पताल की लापरवाही का क्या होगा? तो सरकारी प्रबंधन पर सवाल उठते हैं कि उनके